तक की हुकूमत से बात नहीं होगी। सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गया, तो कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के फैसले की रोशनी में जो बैलेट पेपर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बार कोड की सूरत में हो या वो सीरियल नंबर की सूरत में हो, इस बात को यकीनी बनाएं सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में इन इलेक्शन को और इस सीक्रेसी को दायमी नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है हमें पाकिस्तान के हवाले से, जहां पर जो सेनेट इलेक्शन हैं वो अब से 2 दिन बाद यानी कि 3 मार्च को हो रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो पाकिस्तान की सियासत का महवर है वो यही इलेक्शन बने हुए हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ़ जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है, मुलाकातें की जा रही हैं और तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि अपने उम्मीदवारान को कामयाब बनाया जा सके। सेनेट इलेक्शन के हवाले से ही अब से कुछ अर्सा पहले एक सदारती ऑर्डिनेंस भी जो रेफरेंस है, सदारती रेफरेंस, वो जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए से करवाए जाएं और इसके ऊपर फिर राय तलब की गई थी सुप्रीम कोर्ट से। इसका फ़ैसला भी आज आया और सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक ये जो इलेक्शन हैं ये पाकिस्तान के मौजूदा आइन के मुताबिक ही करवाए जाएँ, यानी कि खुफिया जो राय दही है ये उसी से होंगे, चूँकि माजी में भी खुफिया राय दही के ज़रिए से ही सेनेट इलेक्शन होते रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, जो फ़ैसला आया और जो सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं 3 मार्च को, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ कुछ ये भी कोशिश करेंगे जानने की कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा होगा इन इलेक्शंस को लेके। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमेशा की तरह सैयद मुश्तबा साहब और स्काइप के ज़रिए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं करम इलाही गोंदल साहब। ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार भी हैं। थैंक यू वेरी मच। करम इलाही गोंदल साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल पूछना चाहूँगा और इस हवाले से कुछ बताइएगा। ये जो अगर फ़ैसले के ऊपर पहले बात कर लें, जो फ़ैसला आया है इससे बज़ाहिर PDM भी खुश नज़र आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत जो है वो भी खुश नज़र आ रही है। तो ऐसा क्या है फ़ैसले में कि दोनों फ़रीक इसमें अपनी कामयाबी के दावे भी कर रहे हैं और वो इसको लेके मुतमईन नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अहमद शाहीन साहब। फैसला आए काफ़ी देर हो चुकी है और मेरा ख्याल है इसके मुंदरजात सब लोगों को मालूम हो चुके हैं। कोई आईनी माहिर जो है वो भी शायद अब ये बताने से कासिर होगा कि ये फैसला जो है वो अपोजिशन के हक में गया है या हुकूमत के हक में गया है। दोनों तरफ जो है वो खैर मकदम किया जा रहा है। दोनों फरीक जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके मौक़िफ़ की सुप्रीम कोर्ट ने तायीद की है। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से जो भी समझ पाया हूँ वो ये है कि जो आईन में तरीक़ाकार तयशुदा है वही तरीक़ाकार जो है वो बरकरार रहेगा। जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था उसमें राय ये मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि क्या खुफिया राय दही का जो है वो तरीक़ाकार ख़त्म करके ओपन बैलेट का तरीक़ाकार नाफिज करने के लिए तरमीम करनी चाहिए आईन में, क्योंकि ये हुकूमत ने कोशिश की थी पहले पार्लियामेंट में जो तरमीमी बिल लाए थे, अपोजिशन ने साथ नहीं दिया, तो उसके बाद जो है वो रेफरेंस दायर किया गया और अभी रेफरेंस ज़ेरे समाअत था। राय सुप्रीम कोर्ट की अभी आनी थी तो सदर ममलिकत की तरफ से जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। ये उजलत में जो है वो हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि ये कदम उठाया था जो ऑर्डिनेंस जारी किया।
और उसके बाद अब जो राय आज आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो राय मेरी समझ या मेरी जो थोड़ी सी भी जो वो इल्म है कानून के हवाले से, वो ये है या मेरी जो है वो अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है कि जो आइन में तरीकाकार है कि खुफिया राय दही होगी तो वो खुफिया राय दही होनी है। उसके साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको सजेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई ऐसा तरीकाकार आप ऐसा अपनाएं कि जो करप्शन हो सकती है, जो वोट का तकद्दुस पामाल किया जाता है पैसे लेकर, तो वो ना हो। अब इस पे हुकूमत जो है वो अपनी एक तौजीहात पेश कर रही है, तशरीह उसकी कर रही है कि शायद जो है वो बार कोड होगा तो पता चल जाएगा कि किस रुकन ने जो है वो अपना वोट बेचा है, वो भी उस सूरत में कि अगर कोई शिकायत पैदा होगी। तो मैं नहीं समझता कि एक दिन बाकी है और एक दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन कोई ऐसे बैलेट पेपर जो है वो छाप सकेगा, शाया कर सकेगा कि जिन पे बार कोड भी हो और उस पे जो है वो आप बाद में जो है वो निशानदेही कर सकें कि किसने वोट बेचा है। तो जैसे पहले इलेक्शन होते थे वैसे ही इलेक्शन होने हैं और कोई बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन पे कि वो जो है वो बार कोड लगाएगा या उसकी जो है वो बाद में जो है वो जांच पड़ताल जो है वो वोट की हो सके। ये ऐसा मुमकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है। जी जी करम साहब, थैंक यू वेरी मच। यकीनी तौर पे इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, उनके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। सैयद मुश्तबा साहब, आपको भी मैं वेलकम करता हूं और आपको गुफ्तगू में शरीक करना चाहूँगा। इस हवाले से सैयद मुश्तबा साहब, हम माजी में भी कुछ बात करते रहे हैं जब ये रेफरेंस दायर किया गया था और मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू करते रहे हैं। इस हवाले से बताइएगा कि क्या हुकूमत जिस तरह से अभी करम इलाही गोंदल साहब ने भी कहा कि इसके कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको लेके दोनों फरीक अपनी कामयाबी का और या वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, तो हुकूमत को आपके ख्याल में क्या एक किस्म की फेस सेविंग या कोई इखलाकी बरतरी हासिल हो गई कि वो अब कम अज़ कम अपने वोटर्स को, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको ये कहने के काबिल हो जाएगी कि हमने तो पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान का इंतखाबी जो मामलात हैं उसको शफाफ बनाने की कोशिश की जाए और हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, लेकिन ये तो निज़ाम ही इतना गुंजलिक है या इसको बना दिया गया है कि हमारी वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। इस तरह के किसी भी मौक़िफ़ को अपना कर क्या हुकूमत को एक किस्म की फेस सेविंग मिल गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अहमद शाहीन, ये जो अदालतों के आप ये वाला फैसला देख लें और इससे पहले भी जो आईनी पिटीशंस के नतीजों में जो फैसले आए हैं उनमें हमेशा ही ये अब एक रवायत बन चुकी है कि कोई भी जमात शिकस्त तस्लीम नहीं करती है, बल्कि फैसले के मुख्तलिफ मंदरजात को उठाकर जो उनके हक में होता है उसको अपनी कामयाबी के तौर पे जो है प्रोपेगेट करने की कोशिश करती है। तो ये एक रवायत बन चुकी है। हमने ये देखना है कि अदालत ने फैसला क्या दिया है। अदालत ने वही फैसला दिया है जिसकी प्रेडिक्शन ज्यादातर मैं गुज़श्ता 15 दिन से जब से ये ऑर्डिनेंस जारी किया था उसके बाद मसलसल कानूनी माहिरीन की राय सुन रहा हूँ। ज़ाहिर है मैं खुद तो कानून का एक कानून के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, आईनी कानून के बारे में, लेकिन जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक और जो दूसरे लोगों की राय है, जो कानूनी माहिरीन की राय थी, उसके मुताबिक ये फैसला बिल्कुल मतवक्का तौर पे आया है। शुरू से ही तमाम माहिरीन ये बात कह रहे थे कि अदालत का ये जो है ये वही नहीं है, काम ही नहीं है कि वो इस बात की तशरीह करे, ये पार्लियामेंट का कानून है और अदालत जो है गेंद बिल आखिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डालेगी और अदालत ने ऐसा किया, जान छुड़ाई अपनी। अब सवाल ये पैदा होता है जो आपने ये बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने में कामयाब हुई या नहीं हुई। तो देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ऑब्जेक्टिव था ही नहीं कि ओपन बैलेट हो, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा स्टंट था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ऑब्जेक्टिव होता कि वो ओपन बैलेट और खुली बैलेटिंग के जरिए और वो ये सारी चीजें जो है इसका खात्मा करना चाहती है इस करप्शन की, तो वो इससे पहले माजी में अपने जो हमारे सरवर साहब का जो इनके जो गवर्नर पंजाब थे, जब ये सेनेटर मुंतखब हुए थे और जो पिछले साल सेनेट के इलेक्शन थे उसमें उन्होंने ढंडोरे बजाए थे, तालियां और शादियाने बजाए थे। अगर वो इस पे संजीदा होते तो उनको सबसे पहले तो उसको जो है डिसोन करना चाहिए था उन गुज़िश्ता सेनेट के इलेक्शंस को, कि उसमें उन्होंने यही किया था और उसके नतीजे में सोशल मीडिया में तालियां बजाई गई थी कि इमरान खान से बड़ा सियासतदान तो कोई पैदा नहीं हुआ और सरवर साहब से बड़ा सियासतदान तो कोई पैदा नहीं हुआ। उन्होंने देखो अपोजिशन को कैसे कॉर्नर कर दिया। तो इसमें हुकूमत कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। हाँ, अलबत्ता इस वक्त उनको एक स्टंट जरूर मिल गया कि पीडीएम जो है, जो अपोजिशन जो है, वो बुनियादी तौर पे खरीदो फरोख्त का काम करती। तो खरीदो फरोख्त का काम तो दोनों तरफ से होता है, कोई एक तरफ से तो होता नहीं है। तो ये सारा एक प्रोपेगेंडा स्टंट था और मेरे ख्याल में इससे निकल अब अच्छा, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इसकी जरूरत भी बाकी नहीं रही थी। कल ही असद उमर का बयान मेरे सामने है और अभी रखा हुआ है बिल्कुल, कि उन्होंने कहा था कि
कि अगर अरकान असम्बली जो है वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब इस बात का फैसला कौन करेगा कि किसी रुकन असम्बली ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है या कोई माली मनफत लेके वोट दिया है, ये तो एक बिल्कुल नामुमकिन सी बात है ना। तो ये सब ऐसी बातें हैं जी। करमलाई गोंदल साहब, आप भी सैयद मुस्तफ़ा साहब के इस हवाले से जो इन्होंने अभी फरमाया कि हुकूमत भी गालबन ओपन बैलेट नहीं चाहती, हालांकि आपसे मैं पूछना चाहूँगा लेकिन जो मेरा ख्याल है और वो मैं आपसे आपके साथ बयान करके उसके ऊपर आपकी राय भी लेना चाहूँगा कि बज़ाहिर जो हमने देखा पिछले कुछ अरसे में वो इसी तरह से नज़र आता है कि हुकूमत को ख़ुद अपने अरकान के ऊपर भी पूरी तरह से एतमाद नहीं है। अभी हाल ही में हमने देखा वो जो कराची के कुछ अरकान हैं उनको एक होटल में ठहराने की बात भी सामने आई कि हुकूमत चाह रही है आखिरी 2-3 दिन ये यहीं पे रहें और ताकि किसी किस्म के इनके राब्ते जो हैं वो किसी और पार्टी से ना होने पाएँ। और इस तरह के जो पीछे फिर टिकटों की तकसीम में भी मामलात थे और ख़ुद PTI के अंदर से कुछ लोगों ने इस तरह से गुफ्तगू की जिससे इस बात के इशारे भी मिलते थे कि हुकूमत को ख़ुद अपने अरकान के ऊपर पूरी तरह एतमाद नहीं और ओपन बैलेट का मुतालबा इसी लिए किया गया था ताकि उनके जो मेंबरान हैं उनके ऊपर ये प्रेशर रहे और वो फिर जिस तरह से उनकी पार्टी चाह रही है उसी तरह से वो वोट दें। तो आप क्या सैयद मुस्तफ़ा साहब के साथ एग्री करते हैं कि वो उनके ख्याल में कि हुकूमत खुद भी ये नहीं चाहती थी? मैं इस हद तक तो जो है वो मुश्तबा साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि हुकूमत ये नहीं चाहती थी। हुकूमत का मुद्दा और मंशा जो है वो कुछ और था और मेरा ख्याल है कि वो हासिल कर लेंगे। आप 2 दिन गुजरने दीजिए, 3 तारीख को सेनेट इलेक्शन है, उनके नताइज सामने आ जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत की मंशा थी वो भी सामने आ जाएगी। और इसका एक हवाला मैं आपको दे दूं। पहले उससे जो है वो आपने जो बात की कि होटलों में ठहराया जा रहा है, पाबंद किया जा रहा है, अदम एतमाद है। सूरत हाल ये है कि तमाम जमातों को अपने अरकान असम्बली पे एतमाद नहीं है कि हमारे अरकान असम्बली जो है वो किधर जाके वोट देंगे, किस आशियाने पे जाके बैठेंगे। यही वजह है कि MKM ने भी अपने अरकान असम्बली को पाबंद किया है और यही वजह है कि पंजाब में इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुआ। अब देखिए कितनी मजेदार बात है, मुझे हैरत है कि मुश्तबा साहब ने ये पहलू जो है वो सामने नहीं लाया अपने नाजरीन के कि जिस पार्टी ने अपना बयानिया ये रखा कि वोट को इज्जत दो, जिस पार्टी का बयानिया ये है कि सिलेक्टेड आके बैठ गया है, सिलेक्टर्स ने बिठाया है, इलेक्शन होने चाहिए थे, इलेक्शन शफाफ नहीं हुए हैं और जमहूर को इज्जत मिलनी चाहिए, तो उन्होंने जो है वो सिलेक्शन का रास्ता अपनाया है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने अपने जो अजाफी उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी वापस लिए और बैठ के डील कर ली। अब इसको वो कोई भी रास्ता दे, उनके पास जवाब नहीं है इस चीज का कि आपने जो अजाफी अरकान अपने उम्मीदवार थे सेनेट के, आपने उनके नॉमिनेशन पेपर्स विड्रा क्यों किए? आप मैदान में रहते, आपके अगर वोट अरकान असेंबली ने बिकना नहीं था और आपको पूरा एतमाद था तो आप वोट के रास्ते पे जाते। आप एक तरफ जो है वो इमरान खान को कहते हैं वो सिलेक्टेड है, इदारों को कहते हैं वो सिलेक्शन करने वाले हैं, और जब इलेक्शन की बारी आई तो आप खुद सिलेक्शन में चले गए और आप कोशिश कर रहे हैं कि सिंध में भी यही फार्मूला अप्लाई हो और KPK में भी हो जाए और बलूचिस्तान में भी हो जाए। तो ये क्या जो है वो तुरफा तमाशा है? आप जो है वो अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने उनको जो है वो बयानिया कुछ और दिया हुआ है, दरूने खाना आपके मामलात कुछ और होते हैं। आप कहते हैं हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, इमरान खान से बात नहीं करेंगे, तो आपने किससे बात की? आखिर वो कौन था कि जिसने आपकी जो है वो डील करवाई पंजाब में और आप सिलेक्शन पे राजी? किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं है। आप शाहिद खान अब्बासी साहब भी गवाही दे चुके, यूसुफ रजा गिलानी भी गवाही दे चुके कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट चुकी है, वो इस गेम में आप शामिल नहीं है। तो जब एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट गई है तो आपकी डील किसने करवाई? तो आप यही सिलेक्शन जो है वो आगे भी इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे। हुकूमत का अब आ जाए, हुकूमत का मुद्दा या मंशा क्या था? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, गलत भी हो सकती है, वो ये है कि जब ये नतायज आने हैं और उसके बाद अपोजिशन ने जब डंडोरा पीटना है कि हमारे अरकान असेंबली को खरीदा गया है, तो उनके पास अब कोई जवाज अखलाकी नहीं रहेगा। इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं सेनेट के, जो हुकूमतें होती हैं वफाक में भी हो और 3 सूबों में भी हुकूमत हो, तो आमतौर पर अरकान असेंबली उनके हक में अपनी वफादारियां बेच दिया करते हैं। और अब भी मुझे लगता है कि ये हो जाना है। यही खदशा था कि पंजाब में नून लीग ने इलेक्शन को छोड़कर सिलेक्शन की राह अपनाई, क्योंकि उनको खदशा था कि उनके अरकान असेंबली, जैसे मुश्तबा साहब ने कहा कि चौधरी सरवर को वोट दिया था मुस्लिम लीग नून के अरकान ने, फिर उसके बाद परवेज इलाही जब स्पीकर मुंतखब हुए मुस्लिम लीग नून के अरकान ने उनको वोट दिया और उनके खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं ले सके। अब उन्हें खदशा था कि और ज्यादा अरकान असेंबली फरोख्त हो जाएंगे।
तो ये अभी रिजल्ट आने दीजिए और हुकूमत का मुद्दा और मंशा पूरा हो जाएगा कि अब कोई एहतजाज नहीं कर सकेगा, कोई आवाज नहीं अपोजिशन की तरफ से उठा सकेगा कि वोट खरीदे गए हैं, फिर हुकूमत कहेगी हम तो पहले कहते थे कि आप जो वो ओपन बैलेट पे आ जाइए। जी, और यकीनी तौर पे ये चूंकि 2 दिन ही रह गए हैं, मजीद वो चीज़ें वाज़ह हो जाएंगी। कहा कि मुस्तफा साहब ने जो है वो ये वाला मामला नहीं उठाया नवाज शरीफ की या जी, जी, जी। जो तर्ज अमल था वो इसलिए नहीं उठाया कि आपका सवाल जो है स्पेसिफिकली हुकूमत के हवाले से था। अगर आपने 2 सियासी जमातों के हवाले से बात पूछी होती तो यकीनी तौर पे मैं मुस्लिम लीग नून के बारे में भी ये बात करता। जी, अब यकीनी तौर पे चूंकि इस तरफ बात आ ही गई है, अभी शुरू तो हमने फैसले से किया था, लेकिन ये भी सेनेट इलेक्शन के हवाले से एक अहम मूव थी। तो सैयद मुस्तफा साहब, आपके ख्याल में ये मुफाहमत कैसे मुमकिन हुई? पाकिस्तान जो PDM है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो किसी भी मामले पे, आप कश्मीर का मामला ले लें, आप महंगाई का मामला ले लें, आप पाकिस्तान के अवाम के दीगर मसाइल को ले लें, उसमें तो ये लोग इकट्ठे बैठने के लिए राज़ी नहीं होते और इसके ऊपर तैयार नहीं होते। लेकिन जब ये सेनेट इलेक्शंस का मामला आया तो दोनों पार्टियां कहाँ बैठी, कैसे बैठी, और आपके ख्याल में ये मुस्तकबिल में भी मुफाहमत चलेगी? देखें, बात यही है, अभी करमलाई गोंदल साहब ने जिस चीज की तरफ इशारा किया था कि यूसुफ रजा गिलानी ने भी ये बात कह दी और शाहिद खान अब्बासी ने भी तस्दीक की कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें किरदार नहीं है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा किरदार इसमें एस्टेब्लिशमेंट का है और इनकी तस्दीक नामे और सर्टिफिकेट्स जो हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के हक में आए हैं, यही इस बात का सबूत है कि एस्टेब्लिशमेंट किस हद तक इस इलेक्शन में दाखिल है और सरगर्म है। जहां तक इन सियासी जमातों का मामला है, ये इशारों पे चलते हैं, इनको जिस किस्म की हिदायत की जाती है वो उसी पे अमल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो बात चल रही थी, आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है उनका किरदार इसमें क्या रहा है। उनका नैरेटिव ये साफ नजर आ रहा है कि इन सेनेट के इलेक्शन में मरियम नवाज और उनके वालिद नवाज शरीफ को जो है वो कॉर्नर कर दिया गया है। आप देखें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मरियम नवाज साहब ने आपने अपने मॉन्टेज में भी दिखाई कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस पे क्या बोलूं और मैं कुछ नहीं बोलती इस पे, तो आप क्या समझते हैं कि वो इतने अरसे से कैंपेन चला रही हैं, सियासी कैंपेन, क्या उनको नहीं इल्म था कि सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा? या तो उन्होंने मैसेज दिया है और लाजवाब नहीं हुई है, उन्होंने मैसेज दिया है कि एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। जहां तक ये बात है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो रहा हुए हैं उससे और उसके बाद जो मुस्लिम लीग की जो क़यादत है, मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें ये बात तय पा गई है और उसमें मरियम नवाज को वक्ती तौर पे जो है, जो कि मुस्लिम लीग का ये वाला धड़ा है, उसको साइड लाइन कर दिया गया है। और यही सी बेबसी का इज़हार मरियम नवाज ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसका अंदाजा उनको दिसंबर में PDM के जलसे से ही हो गया था कि लाहौर की सड़कों में सियासत जो है वो हमजा शहबाज की मोहताज है। और इस बात का इदराक मरियम नवाज को भी हुआ और एस्टेब्लिशमेंट को भी हुआ। इसीलिए यही वजह है कि हमजा शहबाज शरीफ बाहर आए और जैसे ही वो बाहर आए, आप देखें कि जो मेन कैरेक्टर है मुस्लिम लीग नून का, वो चेंज होता हुआ नजर आया है और तमाम जो सीनियर लीडरशिप जो है वो भी इस वक्त जो है बुनियादी तौर पर उस नैरेटिव को लेकर चल रही है जिस जो कि मरियम नवाज उसके बिल्कुल बरक्स लेके चल। अच्छा सैयद मुस्तफा साहब, ये आपने चूँकि हमज़ा की रिहाई का भी उसमें जिक्र किया, आपके ख्याल में अब जब हमज़ा भी बाहर आ गए हैं और हमने देखा उनको जब इस्तकबाल के लिए तो मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे गई भी, उनको उन्होंने जेल से रिसीव भी किया, उसके बाद इस्तकबाल भी भरपूर अंदाज से किया गया, लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में कैसे रिएक्ट करेंगी? अगर जैसा आपने फरमाया कि हो सकता है कि वो जो चूँकि और ये बात बहुत ओपन है अब तो कि हमज़ा शहबाज और उनके जो वालिद शहबाज शरीफ साहब वो अभी भी मुफाहमत की पॉलिसी पे यकीन रखते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी मुख्तलिफ हज़रात इस हवाले से इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि ये दो तर्ज़ अमल या दो मुख्तलिफुल ख़याल जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, दो ये मुख्तलिफ इनकी जमात के अंदर ये मौजूद हैं। तो आपके ख़्याल में जो मरियम नवाज़ या जो हार्ड लाइनर्स हैं उनका फिर क्या रिएक्शन होगा और आइंदा आने वाले दिनों में आप पार्टी पे ये जो हमज़ा शहबाज साहब जिस राय को रखते हैं या जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उनको मजबूत होता हुआ देखते हैं? मुझसे पूछा आपने ये? जी जी जी, आपसे ही। बिल्कुल कतई तौर पे जिस वक्त जो और ये चीज लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान हुकूमती पार्टी के लिए भी कि जिस तरीके से ये नैरेटिव डेवलप हुआ है मुस्लिम लीग नून में और PDM की तरफ से भी मुश्तरका नैरेटिव है ये, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी कहा ये चीज एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उनकी सियासत और उनका हुकूमत में क़याम जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अपोजिशन के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कैसे हैं
और ये चीज उनको काफी अरसे से खल रही है। जब तक हमजा शहबाज शरीफ अंदर रहे और मरियम नवाज, आपने उनके लिए हार्ड लाइनर का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं वो ठीक है चले, हमारे यहाँ एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो भी होता है उसको हार्ड लाइनर ही कहा जाता है। लेकिन ये बात नजर आ रही है कि इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो मामला है या अपोजिशन के साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो मामला है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसमें आप पूरी अपोजिशन की तमाम जमातों को, फजलुर रहमान साहब भी पहले कह चुके हैं, उन्होंने भी अपोजिशन के खिलाफ अपने लहजे में नरमी पैदा की है। तो ये बात हमको साफ नजर आ रही है कि अपोजिशन के साथ कोई काबिल अमल मुज़ाकरात जारी हैं और ये चीज इसके असरात जो है, इसके इशारे जो है वो हमको गुज़श्ता दिनों की कार्रवाइयों में नजर भी आए। डस्का के इलेक्शन में भी हमको नजर आए, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी हमको ये चीज नजर आ रही है, और बल्कि हर मामले में हमको, और ये जो पंजाब असेंबली में जो मफाहमत हुई है उसमें भी हमको ये इशारे नजर आ रहे हैं। तो ये नजर आ रहा है कि इस वक्त मरियम नवाज जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड रखते हैं वो बहरहाल कॉर्नर किए जा रहे हैं, और इसकी वजह यही है कि मुस्लिम लीग नून के साथ एस्टेब्लिशमेंट के जो है मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, करम लाई गोंदल साहब, आपने भी अपनी बात में इस तरफ इशारा किया जब पंजाब के हवाले से आपने गुफ्तगू की, उस हवाले से मज़ीद पूछना चाहूँगा कि एक ख्याल ये भी है और बहुत सारे लोग वो ख्याल रखते भी हैं, हम मीडिया में देख रहे हैं, वो सामने आ भी रहा है, उनका कहना ये है कि चलें एक तो बात होगी कि ये मुफाहमत किसने करवाई पंजाब की हद तक, लेकिन इस हवाले से आपका ख्याल में क्या ये बेहतर नहीं कि हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात से बचने के लिए और बाद में अगर वो इलेक्शन के तौर पर जब इलेक्शन हो जाए तो उसमें एक दूसरे को ताने देना या ख़ुद अपने अरकान के ऊपर ही उंगलियां उठाना, उससे बेहतर नहीं कि पहले ही बैठ के एक साफ शफाफ किस्म का मुकमका कर लिया जाए? देखें, साफ शफाफ भी हो और मुकमका भी हो, मुझे तो पहले इस पे ही एतराज है, या मुकमका होता है या फिर साफ शफाफ होता है। तो साफ शफाफ तरीका ना, मैं अर्ज करता चलूं कि मेरी अपनी एक जाती राय है कि पाकिस्तान में मुतनासिब नुमाइंदगी जो है वो निज़ाम होना चाहिए ग्रास रूट लेवल से। आपके कौमी और सूबाई जो इलेक्शन है वो भी मुतनासिब नुमाइंदगी पे होनी चाहिए, जिस तरह आप सेनेट के करते हैं। और सेनेट के इलेक्शन भी मैं ये समझता हूँ, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो ज़ेरे बहस आया था ये नुक्ता मुतनासिब नुमाइंदगी वाला। मैं ये समझता हूं कि अगर सूबाई असम्बलियां जो है उसमें जो 1/3 खवातीन की नशिस्तें हैं उनका अगर तयन हो सकता है मुतनासिब नुमाइंदगी की बिना पे बगैर इलेक्शन के कि किस पार्टी के कितने जो है वो अरकान असम्बली हैं और इतनी इनकी खवातीन जो है वो मुंतखब होंगी रिजर्व सीट्स पर, तो इसी तरह जो है वो सेनेटर्स का भी तयन हो सकता है। फिर ना हार्स ट्रेडिंग होगी और ना जो है वो इस तरह के जो है वो तनाज़ात पैदा होंगे और ना किसी के लिए एम्बेरसमेंट होगी। जैसे अभी हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ एम्बेरसमेंट हुई है कि आपने रेफरेंस भी दायर किया, पहले रेफरेंस जैसा इसका अशर हुआ, जो पहले जस्टिस फायज ईसा के वक्त आपने रेफरेंस उनके खिलाफ दायर किया, फिर आपने जो है वो एक सदारती आर्डिनेंस जारी किया, तो वो मशरूत था और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो आर्डिनेंस भी जो है वो बेतौकीर हो गया। तो ये सारी सिचुएशन ही ना पैदा हो अगर आप मुतनासिब नुमाइंदगी पे आ जाएं। लेकिन अगर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल अपनाना है तो फिर अरकाने असम्बली के इंतखाब के वक्त भी यही उसूल अपना लिया जाए, ताकि जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने अपने राजवाड़े बनाए हुए हैं और जो वो कहते हैं ना विनिंग हॉर्सेस जो बने हुए हैं और जो अपने पार्टी रहनुमाओं को ब्लैकमेल करते हैं, आप और मुश्तबा साहब इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं कि 8-8, 10-10 अरकान असम्बली जो विनिंग हॉर्सेस होते हैं उन्होंने अपने प्रेशर ग्रुप्स बनाए होते हैं, वो अपने लीडर्स को ब्लैकमेल करते हैं कि हमें फलां मिनिस्ट्री दीजिए तो हम आपका साथ देंगे। तो मुतनासिब नुमाइंदगी पे आ जाएंगे तो इन लोगों से भी जान छूटेगी और कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ मुनासिब लोग जो है वो आप वजारतों में ला सकेंगे और हुकूमतों की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। करम लाई गोंदल साहब, बिल्कुल हमें ब्रेक पे जाना है, मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा, लेकिन आखिरी सवाल, ये जो अभी हमजा शहबाज की रिहाई हुई, क्या आपके ख्याल में भी ये मुफाहमत और ये जो मुफाहमत हमने देखी जिस तरह से सेनेट इलेक्शन पंजाब में, ये उसी की एक कड़ी है? देखें, अदालती फैसला है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान की अदालतों की रसाई से भी बाहर हैं। मैं इस बारे में जो है वो ये नहीं कह सकता कि ये किसी मुफाहमत का नतीजा है। मुफाहमत जो है उसमें अदालत तो शरीक नहीं होती है, न शामिल होती है, लेकिन मैं इतना जरूर सोचता हूँ कि ये क्या हुआ कि एक ही हफ्ते में जो है वो बेहक वक्त पहले जो है वो हमजा शहबाज साहब की जमानत हो जाती है, फिर राना सनाउल्लाह साहब का अकाउंट बहाल होने का फैसला आ जाता है, फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरे हलके में
रीपोलिंग का फैसला रीपोलिंग का फैसला कर देता है, जो नून लीग का बुनियादी तौर पे उनका मौकफ था। बिल्कुल यकीनी तौर पे ये बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया करमिलाही गोंदल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, हम वक्त हुआ चाह रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ और बातें हैं जो हम करेंगे। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। 2 दिन बाद यानी कि 3 मार्च को ये इलेक्शंस जो हैं इनका इनेकाद होना है और पाकिस्तान की सियासत का जो महवर है इन दिनों वो यही इलेक्शंस हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले मेरे साथ सैयद मुश्तबा साहब मौजूद थे और करमिलाही गोंदल साहब मौजूद थे। सैयद मुश्तबा साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें उनके साथ ज्वाइन किया है मीर इकराम हुसैन साहब ने। हमारे प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक का बाकायदा हिस्सा होते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। मीर साहब, आपसे ही बात करना चाहूँगा। हमने इसके हवाले से मुख्तलिफ गुफ्तगू यहाँ पे की भी है मुख्तलिफ पहलुओं पर, और आज एक फ़ैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके ऊपर भी बात की है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, हमने देखा अभी कुछ अरसा पहले एक वीडियो सामने आई, वीडियो गर्दिश करती रही, अगरचे वो कुछ अरसा पहले की थी लेकिन सेनेट इलेक्शंस के हवाले से ही थी, जिसमें कुछ अरकान हुकूमती अरकान हैं उनको पैसे लेते हुए भी देखा जा रहा है। और इसको भी बुनियाद बनाया था हुकूमत ने जब वो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने राय तलब की थी कि हमें ओपन बैलेट के हवाले से राय दी जाए। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से कई मौके पे कहा था कि हम ओपन बैलेट से इंतखाबात इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि इस किस्म के जो रुझानात हैं उनकी हौसला शिकनी की जाए और और ये जो पैसे के ज़रिए से वोट ख़रीदने का रुझान है इसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। लेकिन बहरहाल अभी हमने जो फ़ैसला देखा उसकी रूह से तो दोबारा एक मरतबा फिर जो है खुफिया बैलेट के ज़रिए से ही इलेक्शंस करवाने होंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में मिलजुल के या कैसे मुमकिन हो पाएगा हुकूमत की जानिब से भी अपोजिशन की जानिब से भी कोई ऐसा लाहे अमल इख्तियार किया जाए कि ये शफाफ हो सके इंतखाबात? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं जो सेनेट इलेक्शन की बात है इसमें अगर आप गौर करें, फिर वीडियो की आपने बात की, इलेक्शन कमीशन का अपना एक काम है। मैं समझता हूँ हुकूमत को इस बात पर गौर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक दायरा कार है। अब ये लोग जिसने भी एडवाइस किया उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए जाने के लिए और उधर सुप्रीम कोर्ट में गए सदारती जो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन बहरहाल ये सेनेट का इलेक्शन हुकूमत के लिए अहमद शाहीन साहब बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है ओवरऑल और जिस तरह से ये लेके चल रहे हैं, जैसे आपने वीडियो का जिक्र किया, फिर उसके फौरन बाद इन्होंने इस तरह से ओपन बैलेटिंग की बात की। और जब ये इलेक्शन का एक सिस्टम है, दस्तूर है कि ना सिर्फ इसलिए कि आप करप्शन की बात करते हैं, तो करप्शन या इलेक्शन का करवाना या इलेक्शन कमीशन का करप्शन को रोकना और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो अगर और इसी अंदाज में होते चले आए हैं, एक पूरा दस्तूर है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं और आप ये कहें कि ओपन बैलेटिंग हो, तो इस तरह से कई एक चीजें हैं जो नहीं मुमकिन नहीं है। उसमें राज में बहुत से लोग रखना चाहते हैं अपनी राय को। बहुत सारे मामला हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि करप्शन हो सकता है करप्शन ना भी हो, लेकिन लोग अपनी चीजों को राज में रखना चाहते हैं या कुछ और मामला हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस चीज को सही तरह हैंडल नहीं कर पा रही और वो मेरी समझ से बाहर है कि क्यों इस तरह के इकदाम कर रही है, क्या चाहती है। यानी बड़ा और आने वाले वक्तों में अब ये शिकस्त भी तस्वुर कर लें कि जब आप एक प्लानिंग के बगैर काम कर रहे हैं और आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है, तो अब आपको मैं समझता हूँ कि इस चीज को समझ जाना चाहिए, हुकूमत को इस बात को समझ जाना चाहिए। जिस रवैये को लेकर ये चल रहे हैं वो रवैया
आई डोंट थिंक तो चलने वाला है, वो ठीक नहीं है यकीनी तौर पे। अच्छा सैयद मुस्तफ़ा साहब, आज जब अदालत ने ये फ़ैसला दिया उसमें एक बात ये भी कही गई, गालबन रिमार्क्स में अदालत ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इंतखाबात करवाना नहीं बल्कि बदउनवानी को रोकना भी है। तो ख़ास तौर पे ये जो इलेक्शन हैं सेनेट के, ये तो होने ही खुफिया राय दही के ज़रिए से हैं, तो इसमें यकीनी तौर पे हर मेंबर असम्बली जो है वो बदउनवान नहीं होता और वो पैसे के वजह से वोट नहीं देता, लेकिन कुछ भी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से वो पार्टी लाइन के ऊपर वोट ना दे, और चूँकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पकड़ की भी नहीं जा सकती, तो आपके ख्याल में फिर खुफिया बैलेट के होते हुए कैसे बदउनवानी रोकने को मुमकिन बनाया जा सकता है? आपको इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि ये इलेक्शन चाहे किसी भी तरीके से हो, इनका तरीकाकार खुफिया बैलेटिंग ही है। ये ओपन बैलेटिंग नाम की कोई चीज नहीं है। अगर ओपन बैलेटिंग की आप बात करते हैं तो फिर तो नॉमिनेशन हो गई, ठीक है, आप सिंपली नॉमिनेट करें, जिस तरह पंजाब में मामला हुआ है इस तरीके से मामला तय करें। करमलाई गोंदल साहब ने शायद ये बात कही भी थी अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। खुफिया या तो आप जो है एक जिसे कहते हैं राय शुमारी हो, शो ऑफ हैंड हो, तो एक अलग मामला है, लेकिन अगर आप बैलेटिंग कर रहे हैं तो वो तो खुफिया ही होगी। खुफिया अगर उसका खाना उसमें से खत्म कर दिया जाए तो फिर उसके बाद वो फिर सिर्फ नॉमिनेशन रह जाती है कि जिसको पार्टी ने जितनी ज्यादा सीटें हैं उसके मुताबिक नॉमिनेट कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ, और जहां तक इलेक्शन कमीशन के लिए जो आपने कहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के एक पीआईएल का रेफरेंस दिया है, जिसमें उन्होंने कहा पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ना शफाफ इंतखाबात हो। तो इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को आज तक पता नहीं था कि उसका ये काम नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दे दी है और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है जो कि इस वक्त मुल्क में कोई चेंज ले आएगी, मुल्क के इंतखाबी निजाम में चेंज ले आएगी। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन अपने इन फराइज से बखूबी वाकिफ है। ये अलग बात है कि चाहे 2018 के इंतखाबात हो, चाहे 2013 के इंतखाबात हो, चाहे ठप्पे लगते हो, चाहे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे फार्म 45 का मसला हो, चाहे गैर मुतवक्का तौर पे धुंध छा जाए, इलेक्शन कमीशन ने अपने इन फराइज को कभी भी पूरा नहीं किया और आइंदा भी उससे कोई बहुत बड़ी तवक्को नहीं की जा सकती। जी सैयद मुस्तफ़ा साहब, एक कॉलर हैं, उनको शरीक करते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, देखें कि इतनी बड़ी डील एक सीट की होती है, इतने 2.5 लाख एक साल की तनख्वाह होती है, 5 साल में कितनी बनी, 12 लाख तनख्वाह। तो उस 12 लाख में ये इतने करोड़ों की जो डील होती है एक सीट की, तो ये ऐसे ही तो नहीं मुल्क के खजाने खाली हो जाते और ऐसे ही तो नहीं मुल्क कर्जों में डूब जाता। यही तो इनके काले धंधे हैं जो सामने आ रहे हैं, यही तो इनके करतूत हैं। इनको तो मतलब माफिया, और वो मरियम नवाज कह रही हैं कि नैब के ताबूत में कील। आप अपने नवाज शरीफ के ताबूत और क्या नाम है जो शहबाज शरीफ है, इनके अब ताबूत क्यों नहीं बनाती इस मुल्क से रुखसत करने के। जी थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी राय का इजहार किया। मीर साहब, दोबारा से आपकी तरफ आऊँगा और आपसे इस हवाले से पूछना चाहूँगा। अभी ये जो फ़ैसला आया, इसी हवाले से अगर हम देखें तो कहा गया है अदालत की जानिब से कि ये जो अभी बैलेट होंगे ये खुफिया बैलेट ही होंगे, और उसके बाद वो प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की कि हुकूमत भी इसकी अपनी तशरीह कर रही है और जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी अपनी तशरीह कर रही हैं। एक राय बहरहाल ये पैदा होती है और वो राय मौजूद भी है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये जो इलेक्शन है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा खुफिया होगा, तो जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं यानी कि वोटर्स यकीनी तौर पे या सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं या फिर कौमी असम्बली के मेंबरान, उनके लिए तो ये खुफिया हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा तरीक़ेकार हो कि वो सिर्फ जान सके, ताकि अगर बाद में कोई कहे भी या अगर वो देखना चाहें कि किसने वोट किसको दिया है तो वो जान सके। तो इसका क्या ये मुमकिन होगा इतने कम टाइम फ्रेम में, जब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं इलेक्शन होने में? तो क्या कुछ ऐसी निशानदेही की जा सकती है या कोई बार कोड या कोई चीज़ लगाई जा सकती है ये जो बैलेट पेपर होगा उस पर? इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ बैलेट पेपर प्रिंट करना नहीं है, या टेक्नोलॉजी की जो बात की गई है, यकीनी तौर पे क्योंकि इन्होंने निशानदेही की, करप्शन की, तो इलेक्शन कमीशन जाहिर है अपना एक किरदार जरूर पूरा करेगा।
लेकिन ये पहली दफा नहीं हो रहा, इस तरह पहले भी हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा किया है। अब रहा सवाल कि 2 दिन के अंदर क्या हो सकता है। देखिए, ये एक बड़ा एक मुनज़्ज़म निज़ाम चला आ रहा है हमारे पाकिस्तान में, और कितनी हविस है हुक्मरानी की, कितनी हविस है गवर्नमेंट की कि हम हाकिम रहें। बहुत ही पेचीदा मसला है। अब रहा सवाल वो बड़ी जो कॉलर ने बात की कि इस तरह से लूट मार चल रही है, इस मसले को जानबूझ के उलझाया भी जा रहा है, मुश्किल भी बनाया जा रहा है। आखिर ऐसे कौन सा खौफ है आपके ऊपर जो आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं? आप आराम से, अगर आप समझते हैं कि आपने आवाम के लिए काम किया है और या आपकी ये तगो-दो है, तो आपको खुफिया रायशुमारी हो या ओपन बैलेटिंग हो, आप खुफिया रायशुमारी होगी, ओपन तो खैर नहीं हो सकती जी, तो उसमें ही आपको सामने आ जाएगा रिजल्ट। और जो अब बहुत से के रिजल्ट आ गए हैं जो बिला मुकाबला हुए, और काफी अब तो चल रहा है। इस आप तो दूसरी तरफ देख रहे हैं, इस तरफ तो काफी जिसको कहते हैं खेल का आगाज हो चुका है। अच्छा, मीर इकराम साहब, एक कॉलर भी साथ मौजूद हैं, उनको शरीक कर लेते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, कैसे भाईजान? ठीक ठाक? जी जी बिल्कुल, आप सुनाइए। खैर है भाईजान, आप लोग जो है ना बात करते हैं, अपना दिमाग मत खाओ और लोगों को जो है ना मत खाओ। मैंने आपको 1000 मरतबा फोन किया कि लोग जो है ना इन तीनों बंदों को वोट नहीं देगा, एक नवाज शरीफ को, एक क्या ना जरदारी को, एक मौलाना फजल शैतान को, मौलाना फजल शैतान को। इमरान का सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि सॉर्ट हो जाएगा ना कि महंगाई खत्म हो जाएगा। महंगाई खत्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह सारा जमाना ये लोग इमरान को वोट देगा, किसी और को वोट नहीं देगा। जी बहुत शुक्रिया, और आपने अपनी राय का इज़हार किया, लेकिन हमें अल्फाज के चुनाव में यकीनी तौर पे थोड़े से मुनासिब अल्फाज चुनने चाहिए, ख़ास तौर पे नाम बिगाड़ने के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सैयद मुस्तफ़ा साहब, वज़ीर आज़म साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, और ऐसे जो अरकान असम्बली जिनको कुछ शिकायतें थी वो भी मुलाकातें करने में कामयाब हुए इस तमाम मामले में वज़ीर आज़म साहब से। और यकीनी तौर पे अपोजिशन तो ऑलरेडी मैदान में मौजूद ही है, वो भी कोशिश कर रही है अपने मेंबरान को भी इंटैक्ट रखने की, और फिर यकीनी तौर पे वो राब्ते दूसरी पार्टियों से भी कर रहे हैं। तो आपको हुकूमती जो कामयाबी है उसके कितने इम्कानात लगते हैं, या अभी भी कुछ चांसेस हैं कि हुकूमती अरकान फिसल जाएंगे? चूँकि हुकूमत की जानिब से ही ये तमाम वावेला भी किया गया, या इस बात को फैलाया भी गया, बहुत ज़्यादा उजागर भी किया गया, और ख़ुद हुकूमती अरकान ने अपने ही पार्टी के लोगों के ऊपर इशारे भी किए, बाज़ जगहों पे नाम भी लिए गए कि इनका बहुत ज़्यादा चांस है कि ये फिसल जाएंगे या ये वोट पार्टी लाइन के ऊपर नहीं देंगे। तो क्या अभी भी वज़ीर-ए-आज़म की इन कोशिशों के बावजूद लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इलेक्शन में ऐसी कौन सी चीज़ें, कौन सी ऐसे हलके हैं सेनेट के इंतखाबात में, कौन से ऐसे पोर्शन है जो कि अहमियत के हामिल है। अगर आप ये देखें, सिंध में पीपल्स पार्टी ने पहले ही दावा किया है कि हम अपनी सीटों से ज्यादा सीटें लेकर जाएंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंध में या केपीके में, यहीं पे 2 जगह इलेक्शन हो रहे हैं, बाकी जगह तो वफामत हो चुकी हुई है। वो कौन किस तरह जाता है। सबसे ज्यादा अहम जो इलेक्शन है वो इस्लामाबाद का इलेक्शन है, और उसमें सूबाई असम्बली के अराकीन नहीं बल्कि कौमी असम्बली के अराकीन वोट देंगे, और उसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए नहीं उनको। 342 में से 172 वोट चाहिए। और ये बुनियादी तौर पे इस वक्त एक जिसे कहते हैं लिटमस टेस्ट है, एक टेस्ट है हुकूमत का उस पे कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो जाते हैं तो ये हुकूमत के ऊपर एक तरह का अदम एतमाद है कौमी असम्बली का। और अब उसमें इसका फैसला कैसे होना है, इसमें क्या इम्कान है, इसका इन्हिसार बहुत सारी चीजों पे है, और यही इस बात को ट्रेंड को शो करेगा, एक ट्रेंड सेट करेगा कि एस्टेब्लिशमेंट बुनियादी तौर पे चाह क्या रही है। आपके इल्म में होगा कि MQM ने कल PTI की तरफ से जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो इजलास हुआ है उसमें शिरकत नहीं की है,
उनका कहना यह था कि हमारी पहले से कमिटमेंट थी, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट मैटर जो है वो सेनेट का इलेक्शन ही है और उसमें उनकी शिरकत ना करना बहुत सारे इशारे दे रहे हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। तो ये बात कहना अभी बड़ा कबल वक्त होगा। इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल इस बात को सस्पेंस में रखा हुआ है और ये बिल्कुल हमको जो है ये जो इस्लामाबाद की सीट है उसमें फैसला होगा कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है और क्या ट्रेंड सेट करना चाह रही है। मेरे ख्याल में ये जिंदगी और मौत का मसला है हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। जहां तक आपने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा दुनिया ने तमाशा देखना था, क्योंकि 2 दिन पहले ही उनकी पार्टी के एक रहनुमा यार मोहम्मद रिंद साहब ने जो है वो स्टेटमेंट दी थी कि वजीर आजम मुलाकात के लिए वक्त नहीं देते हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने दरवाजे खोल दिए कि अरकान असम्बली आ रहे हैं, मिन्नतें तरले हो रहे हैं और कहते हैं शायद वजारतों की पेशकश भी की जा रही है। KPK में आप देखें कि परवेज खटक साहब जो है कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था कि मैं चाहूं तो हुकूमत गिरा सकता हूं, मैं चाहूं तो हुकूमत को खड़ा कर सकता हूं। उसके बाद बड़ी नाराजगियां भी पैदा आई। उसके बाद उनके छोटे भाई लियाकत खटक को जो है वजारत से फारिग भी किया गया। लेकिन अब KPK में सेनेट की तमाम तर कैंपेन की जिम्मेदारी परवेज खटक को दे दी गई है। तो बुनियादी तौर पर उनका ये मौकफ जो उन्होंने उस वक्त एक जगह जलसे में तकरीर करते हुए कहा था कि मैं हुकूमत गिरा सकता हूं और हुकूमत को खड़ा कर सकता हूं, तस्लीम कर लिया गया है। तो ये इस वक्त शो कर रही है कि हुकूमत इस वक्त किस कदर मजबूरी का सामना है और इमरान खान साहब इस वक्त किस हद तक काबिल रहम हालत में है। मैं ये लफ्ज दोबारा इस्तेमाल करूंगा, काबिल रहम हालत में है, जो कि इस वक्त घिरे हुए हैं इस वक्त। और ये सेनेट के इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि वो इस सूरत हाल से किस तरह निकलते हैं। जी सैयद मुस्तफा साहब, एक कॉलर है, उनको भी शरीक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत ही सिंपल सा है। ये सब के सब लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कलमा गो हैं, कलमे पे ईमान रखते हैं। तो हर मेंबर का काम ये है कि जो भी इलेक्शन में कंडक्ट कर रहा है वो कुरान अपने हाथ में लेकर, जैसे अदालत में कसम खाते हैं कि मैं हल्फिया बयान दे रहा हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, तो वो अपना भी डिक्लेयर करे कि मैं फलाने शख्स को बेहतर समझता हूँ, मैं उसको वोट दे रहा हूँ। जी आपने इस हवाले से अपनी राय का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक सदर ऐसे भी गुजर चुके हैं, रह चुके हैं और अभी भी वो सियासत में एक्टिव हैं, जो कहते थे कि ये जो सियासी वादे होते हैं ये कोई हदीस नहीं होते, या इस तरह से उन्होंने बयान दिया था। बहरहाल तमाम हल्फ जो है, ओथ जो है वो कुरान के ऊपर उठाए जाते हैं और उसके बाद क्या क्या काम होता है वो आप सबके सामने। जी बहरहाल जो हमारे कॉलर थे उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और यकीनी तौर पे हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मीर इकराम साहब, आपसे दोबारा से पूछूंगा, अभी जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा था उसमें हमने जिक्र किया कुछ जो पंजाब में एडजस्टमेंट हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पंजाब असम्बली में जिस तरह से PDM के साथ, तो आपके ख्याल में ये जो मुफाहमत है, अगर इसको इस तरह से भी कहा जाए बराह रास्त के इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब, इन दोनों ने जो हाथ मिलाया है पंजाब की हद तक, पंजाब के इलेक्शंस में, सेनेट इलेक्शंस में, और एक तरह की अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने अरकान को मुंतखब कराया है सेनेटर्स बिला मुकाबला नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की पार्टी ने। तो आपके ख्याल में क्या ये मुफाहमत का सिलसिला कुछ आगे भी बढ़ेगा, कुछ दीगर असम्बलियों तक, फिर सेनेट इलेक्शंस तक, और इस सबसे बढ़कर क्या पाकिस्तानी अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उसके लिए भी इतनी ही फराख दिली से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब जो बयानात की हद तक तो बहुत एक दूसरे को लताड़ते रहते हैं, और लेकिन सेनेट इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने हाथ मिलाया, तो क्या अवाम कुछ ये रखे उम्मीद कि अवामी मसाइल हल करने के लिए, कुछ कीमतों को कंट्रोल करने के लिए या जो दीगर अवामी मसले हैं उनको हल करने के लिए भी ऐसी फ़राग दिली के साथ दोनों पार्टीज़ और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब इसी फ़राग दिली के साथ जो उनकी वर्किंग रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका जवाब यही है कि ये जो कह रहे हैं ना आप, इमरान खान साहब की पार्टी और नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने आपस में एडजस्टमेंट की, मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सियासी जो है ना एक कारोबार है, इसमें ये सेनेटर बनना, हर बंदा जो है ना अपनी तंगोदौ में है, इनकी अपनी एक कमिटमेंट्स हैं, अपने कारोबारी लिंक्स हैं। तो कुछ लोग जाती तौर पे भी अपने पावर पे भी, अपने लिंक्स पर भी चल रहे हैं, सारे पार्टी की तरफ से नहीं चल रहे। एक तो एडजस्टमेंट है
दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग अपने अपने हल्के में या इनकी इतनी पावर है कि ये कहते हैं हमें सेनेटर बनना है, तो इनकी अपनी भी कोई एक अप्रोच है। नंबर वन, जो नजर आ रहा है कि सेनेटर जो बन रहे हैं उनमें कई लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो इनको बाहर से आ रहे हैं, या जिस तरह से भी आप समझ गए, जैसे पहले इधर से आए और हुकूमत बन गई। अब रहा सवाल अवाम के मसलों का, भूलिए कभी भी नहीं। जो सूरत हाल ये अवाम के मसलों के लिए लड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये अवाम के मसलों के लिए? हजूर ऐसी कोई बात नहीं। अवाम जो साहब अभी एक स्कॉलर मेरे भाई ने कहा भी गुर्बत खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी। यहाँ पाकिस्तान में तो जो सूरत हाल, अगर आप वहाँ हम बैठकर इंग्लैंड में बैठ के देख रहे हैं तो उसके अंदर तो साफ नजर आ रहा है कि जो नजर आ रहा है कि इस वक्त तो कोई चांस इनकी पॉलिसीज से तो नजर नहीं आती। जो पॉलिसीज बनाई जा रही है और टफ हो रहा है और सूरत हाल संगीन हो रही है कि अवाम को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा कारोबार करे, वो किस तरफ जाए, जिस तरह की सूरत हाल। अब कहा इनकी सेनेट इलेक्शंस का ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखना एक सरप्राइज मिलने वाला है गवर्नमेंट को। आज आप देख लेंगे जो रिजल्ट सामने आ गया, बहुत बड़ा सरप्राइज होगा हुकूमत के लिए। जिस अंदाज में पीडीएम की सेटिंग और प्लानिंग है, इतनी शायद अच्छी प्लानिंग गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट इसमें वीक नजर आ रही है अपनी प्लानिंग में। तो हो सकता है कि गिलानी साहब जिनको ये अभी मजाक उड़ा रहे हैं जिनका, फिर आगे चल के यही इनके सामने जो है बहुत बड़ा सरप्राइज बन के आ जाए। तो इस वक्त बड़ा टफ है गवर्नमेंट के लिए कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। और जो अपोजिशन है वो भी खुलकर सामने आई है। उन्होंने भी भरपूर अपने अंदाज में प्लानिंग के साथ, पूरी सेटिंग के साथ जो है वो चल रहे हैं। लेट्स सी, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है गवर्नमेंट को, जो मेरी अप्रोच है, जो मेरी एक सोच है। जी मीर इकराम साहब। अच्छा सैयद मुस्तफा साहब, ये पंजाब के हवाले से तो हमने गुफ्तगू की। अभी आज ही की खबर है कि बलूचिस्तान में भी हुकूमत कोशिश कर रही है, जो सूबाई हुकूमत है, कि पीडीएम के साथ पंजाब जैसी सेटिंग ही कर ली जाए ताकि वहाँ पे भी दोनों पार्टीज़ के जो मेंबरान हैं वो इलेक्ट हो जाएं और फिर ये सवाल ही ना उठे कि किसने किससे पैसे पकड़े या अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिए। तो आपके ख्याल में बलूचिस्तान की हद तक भी ऐसा होना मुमकिन है? और क्या अगर ये ट्रेंड चल पड़ता है तो फिर आइंदा आने वाले इलेक्शन से पहले ये बात नहीं की जा सकती कि जैसे हमने प्रोग्राम में बात भी की कि शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए से, या जो मखसूस कोटा है, जैसे ख़वातीन की नशिस्तें मखसूस होती हैं और हर पार्टी को उसके हिस्से के मुताबिक ही दी जाती हैं, तो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से भी इस तरह का कोई निज़ाम वज़ा कर लिया जाए? देखें, बात ये है कि सेनेट का इंतखाब, हम बहुत पहले की प्रोग्रामों में भी ये बात कह चुके हैं कि सेनेट का इंतखाब जो है वो एक सियासी क्लब की नामजदगी है। और मेरे ख्याल में उसके बारे में ये सारा इलेक्शन का जो सिलसिला है ये खत्म ही हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में जो करप्शन और जो खरीदो फरोख्त होती है वो सिर्फ जो है कौम के लिए एक तकलीफ दा मरहला है। लेकिन मैं दो चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। आपने मीर साहब से सवाल किया था तो मैं उस पर थोड़ी सी वजाहत करने को, मीर साहब थोड़े से मोहतात है और आपने नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान जो है वफामत की बात की थी। देखिए, पंजाब असम्बली हो या बलोचिस्तान का मामला है जिसका सवाल आपने पूछा है, इसमें मज़ाकरात में ना इमरान खान साहब शामिल है ना मियां नवाज शरीफ शामिल है। ये इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ का जो धड़ा है उनके दरमियान मज़ाकरात थे और उसके नतीजे में मफाहमत है जिसके लिए मिडल मैन का किरदार चौधरी परवेज अलाई ने किया। बलूचिस्तान में भी यही मामला है, इस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला अपोजिशन, इनके दरमियान मज़ाकरात होंगे। इमरान खान साहब का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। जहां तक मेरे भाई ने बात की थी कि महंगाई के हवाले से, उसका भी मैं जरा रिस्पॉन्ड करना पड़ूंगा। आप आज देखें कि इमरान खान साहब ने अपने सोशल मीडिया की वॉल पे जो है एक मैसेज पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है, चीनी सदर को खराज तहसीन पेश किया है कि उन्होंने 35 सालों में 750 मिलियन अफराद को गुर्बत के खात्मे, गुर्बत के दलदल से निकाला। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि पहले जो 100 दिन थे वो 100 दिन से 3 माह से 3 महीने, फिर उसके साथ 1 साल, फिर 3 साल और अब 35 साल का इशारा मिल रहा है। 35 साल का इशारा मिल रहा है और उसके साथ 750 मिलियन अफराद के हवाले से भी। बहरहाल आपने इस हवाले से गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया सैयद मुस्तफा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मीर इकराम साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये था आज का सिग्नेचर टॉक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।